इनको बैकअप भी चाहिए क्लास में अब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। So we are starting a new topic in corporate and management accounting, and that is, so we are starting a new topic in corporate and management accounting, and that is valuation of shares and goodwill. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मैं स्टार्ट करूंगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। Valuation of shares. So what we are going to discuss in this chapter and what we are going to study in this chapter, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी के, मेनली हम यहां बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। सो कंपनी के इक्विटी शेयर्स, कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बुक वैल्यू पे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उन इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो अलग फैक्टर से डिसाइड होती है। तो यहां बात ना मैं बुक वैल्यू की कर रहा हूं और मतलब जो हम फेस वैल्यू की बात है वो नहीं कर रहे। अपार्ट फ्रॉम फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू एक और वैल्यू होती है जिसे कहते हैं हम बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू, फेयर वैल्यू। इसको समझने के लिए पहले कि क्या है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में 60 रुपीज में, 100 रुपीज में, 200 रुपीज में, 1000 रुपी में। ये मार्केट की जो प्राइस है 100 रुपीज, 200 रुपीज, 1000 रुपी कैसे आ रही है? मतलब यदि मैं किसी भी कंपनी के शेयर की बात करूं, सपोज कोई भी कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, और उस ए लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है, और मैं जब इसको मार्केट में परचेस करने के लिए जाता हूं तो मार्केट में इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है से 40 रुपीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इस 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर को मार्केट में 40 रुपीज में खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? यार इन्वेस्ट करें या इस कंपनी में ना करें? हाउ इट कम्स, ये 40 रुपीज की मार्केट वैल्यू कहां से आई? हम ये बोलते हैं सर डिमांड सप्लाई से फाइनलाइज हुई, कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी वजह। अरे डिमांड सप्लाई के पीछे भी कोई रीजन तो होगा। किसी भी चीज की कोई डिमांड है तो बिना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वर्थ क्रिएट हुए उसकी डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस पे चली जाएगी क्या? जब तक उस चीज में उतनी ताकत नहीं है, उस चीज में उतनी वैल्यू नहीं है, उस चीज में उतनी वर्थ नहीं है। 10 रुपए की चीज है 40 रुपए में बिक रही है, तो क्या 40 रुपए में जो डिमांड रेज कर रहा है उसने उसमें कोई वर्थ देखा होगा ना कि यार 40 रुपीज की वर्थ है या 50 रुपीज की वर्थ है, तभी तो वो खरीदने जाएगा। तो हाउ वी विल फाइंड आउट दिस वर्थ? ये वर्थ उस कंपनी के शेयर में इतनी वर्थ कहां से आई कि उसकी डिमांड रेज हुई और डिमांड ने उसकी प्राइस को 40 रुपीज कर दिया, और हम 40 रुपीज में भी खरीद रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि और बढ़ेगा, वरना 40 में क्यों खरीदूंगा यार मैं? और बढ़ने की आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसकी वर्थ और भी ज्यादा है। उसकी वर्थ आएगी कहां से? उसकी वर्थ एनालाइज कहां से की? तो उसमें कुछ फैक्टर्स तो ये होते हैं कि सर हमने कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स देखा है, हमने कंपनी का फ्यूचर देखा है, हमने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखे हैं, ग्रोथ आएगी कंपनी में, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कंपनी में, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो सर वो प्रॉफिटेबिलिटी ही तो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में आती है। तो उस प्रॉफिट को एस्टिमेट करके हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ये हो जाएगी। चलिए, तो अभी जो प्राइस है क्या वो फेयर प्राइस है? अभी आगे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ड्यू टू कमिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ड्यू टू कमिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के शेयर की प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 40 टू अनदर लेवल। तो जो 40 रुपीज की मार्केट वैल्यू है, क्या ये भी जेन्युइन प्राइस है? ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए एक काम करते हैं हम, अभी इक्विटी शेयर की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स ओनली। इसको पता करने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, इक्विटी शेयर की बात करते हैं। व्हाट इक्विटी शेयर होल्डर पजेस इन कंपनी? कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर का क्या कंट्रोल है? क्या कंट्रोल है? वोटिंग राइट है, मैनेजमेंट डिसीजंस हो गया। लेकिन मुझे वोटिंग राइट, मैनेजमेंट डिसीजन से इंडिविजुअल को क्या फर्क पड़ता है?
हमें अल्टीमेटली किस चीज से मतलब है? व्हाट अमाउंट आई विल गेट, व्हाट मनी आई विल गेट, व्हाट प्रॉफिट आई विल गेट। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस एक चीज पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। चलो, तो कुछ इस तरह से समझो, ऐसा ज्यादा अच्छी तरीके से इस तरह से समझ में आएगा कि मान लो आज कंपनी बंद हो रही है, मान लो में कंपनी बंद हो रही है, और आज की डेट में यदि कंपनी बंद होती है और मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो कंपनी के बंद होने के बाद मेरे हाथ में आएगा क्या? मेरे हाथ में क्या आएगा कंपनी के बंद होने के बाद? मेरे को कितना पैसा मिलेगा कंपनी के बंद होने के बाद? मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास कंपनी का एक शेयर है, मुझे उस एक शेयर के अगेंस्ट में 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू थी, उसकी मार्केट प्राइस 40 रुपए चल रही है, लेकिन अब तो कंपनी बंद हो रही है। तो कंपनी बंद हो रही है, तो मुझे उस 10 रुपए के शेयर के अगेंस्ट में कंपनी क्या देगी? मार्केट में तो बिकेगा नहीं ना, कंपनी तो बंद हो रही है। 40 रुपए से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे इसको बेच के पैसा बनाना है तो मार्केट में जाके बेच दूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि कंपनी बंद हो रही है तो मुझे क्या मिलेगा? सर बहुत सिंपल है, कंपनी बंद हो रही है तो जो शेयर की शेयर होल्डर हो ना, कंपनी की सारी असेट्स बेची जाएंगी, उनसे सारी कंपनी की लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाएगा, और जो बचेगा वो आपको मिल जाएगा। ये तो पता है कि बंद होने के बाद ये होगा। अब कंपनी बंद नहीं हो रही है, तो मैं क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि कंपनी बंद होती है तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, चेक कर लो ना, सारी एसेट्स को देख लो कितनी प्राइस पे बिक रही है, सारी लाइबिलिटी उससे पे ऑफ कर दो, उसके बाद देखो बचेगा जो आपको मिल जाएगा। इट्स शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब यदि हम बैलेंस शीट की बात करें, और यदि ये बैलेंस शीट है, इधर हमारी नॉन करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स हैं, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, और शेयर होल्डर फंड है, यही तो बैलेंस शीट होती है हमारी। यही मेजर 5 हेड्स होते हैं। शेयर होल्डर फंड पढ़ा हुआ है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीजें आती हैं। तो असेट सारी की सारी सेल आउट होंगी, सारी असेट्स बेचने के बाद इनसे जो मनी रिकवर होगी उनसे ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएंगी, और जो बचा वो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड ही बचेगा बिजनेस के अंदर। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अल्टीमेटली वापस बात वही आ गई कि आपकी बैलेंस, कंपनी की बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर फंड होता है वो ही शेयर की असली वैल्यू होती है, फेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू नहीं। जो शेयर होल्डर फंड होता है वही शेयर होल्डर की असली वैल्यू होती है, वही शेयर की असली वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो चीज है, सर शेयर कैपिटल तो मुझे मिलनी थी ना वापस, लेकिन उसके साथ मुझे और क्या मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। जो कंपनी का इतने टाइम का बचा हुआ प्रॉफिट है वो सारा शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, तो वो शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी शेयर होल्डर को ही मिलेगा जब कंपनी बंद होगी। तो आज कंपनी बंद नहीं हो रही है, लेकिन यदि मैं ये मालूम करना चाहूं कि मेरे पास कंपनी का जो एक शेयर है उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं सिंपली जाके ये देख लूं कि शेयर होल्डर फंड कितने रुपए पे चल रहा है। शेयर होल्डर फंड कितने का है? जो शेयर होल्डर फंड है वही शेयर्स की वैल्यू है। यदि ये शेयर होल्डर फंड 100 करोड़ का है मान लीजिए, और कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं, या कंपनी के 2 करोड़ शेयर हैं, शेयर होल्डर फंड 100 करोड़ का है, कंपनी के टोटल 2 करोड़ शेयर हैं, तो पर शेयर कंपनी की वैल्यू क्या हो गई? 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़, 50 रुपए हो गई। कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई। यही प्राइस है, रिजर्व एंड सरप्लस मिला दिया शेयर होल्डर फंड में, यही कंपनी के शेयर की वैल्यू आ गई। मतलब इन शॉर्ट, शेयर की वैल्यू पहली चीज क्यों पता करनी है? शेयर की वैल्यू क्यों पता करनी है? शेयर की वैल्यू पता चलेगी तभी मैं जेन्युइनली ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे उस कंपनी के शेयर को इस मार्केट प्राइस पे भी खरीदना है या नहीं खरीदना है। दूसरा, शेयर की वैल्यू पता करने के बाद, शेयर की वैल्यू पता करने जब जा रहे हैं तो शेयर की वैल्यू का क्या मतलब है? शेयर की वैल्यू का मतलब यह है कि मान लीजिए आज की डेट में कंपनी वाइंड अप हो रही है, और कंपनी वाइंड अप होती है तो शेयर होल्डर के हाथ में लास्ट में कितनी मनी आती है वो उन शेयर की अल्टीमेटली वैल्यू है। अब कंपनी वाइंड अप हो रही है ये सोच के मैं काम कर रहा हूं, और ये सोच के मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं कंपनी की सारी एसेट्स को बेचने जाऊंगा, तो क्या ये बुक वैल्यू पे बिकेंगी? ये जरूरी है? नहीं।
ये बुक में मैंने नॉन करंट असेट्स दिखा रखी है 20 लाख रुपए की, 20 करोड़ रुपए की। बाजार में बेचने जाओगे तो पता चलेगा नहीं सर तो रुपए तो गलत दिखा रहे, तो 18 करोड़ में बिकेगी। ठीक है सर, 2 करोड़ का क्या हो गया, कौन भुगतेगा, शेयर होल्डर। फिर वो रिजर्व सरप्लस से एडजस्ट होगा। कोई एसेट ज्यादा प्राइस पे बिक गई तो प्रॉफिट हुआ, कौन का है, शेयर होल्डर का। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या रहा, ये सारी चीजें बेच दो, इनको बेच के जो आया उससे लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो, बचा हुआ शेयर होल्डर को दे दो, तो शेयर होल्डर की वैल्यू हो गई। और नहीं सर बेच नहीं रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, नहीं बेच रहे, तो ये देख लो कि यदि आज इन सारी एसेट्स को बेचने जाते हो तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। वो जो प्रॉफिट लॉस है वो सब किसके माथे, शेयर होल्डर फंड के माथे। लाइबिलिटी को यदि रीपे करते हैं तो इसमें चेक कर लो कि कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, वो होता है तो किसके माथे, शेयर होल्डर के माथे। अब शेयर होल्डर फंड निकाल के देख लो कि क्या बचा शेयर होल्डर की वैल्यू, वो हो गई आपके शेयर की वैल्यू। कॉन्सेप्ट ये है। अभी मैं फॉर्मूले पे आऊंगा, मेथड पे आऊंगा तो सीधा सीधा समझ में आ जाती है चीज, हाँ सर ऐसे करना है ऐसे करना है। लेकिन लॉजिक की बात करें तो लॉजिकली हम निकाल रहे हैं कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को दो तरह से निकाला जाता है, एक कहलाती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक कहलाती है यील्ड वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। अभी जो मैंने जितनी बात बताई आपको, उन तरीकों को, उस कॉन्सेप्ट को यदि आप फॉलो करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कहलाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कंपनी के अंदर जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको नेट ऑफ करके जो शेयर की वैल्यू बनती है वो इंट्रिंसिक। लेकिन हम सिर्फ कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज के बेसिस पे ही शेयर की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि तो उस सिचुएशन में होनी चाहिए जिस सिचुएशन में कंपनी बंद हो रही है। लेकिन यदि कंपनी कंटिन्यू कर रही है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, तो कंपनी की शेयर वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रॉफिट पे। कंपनी यदि कंटिन्यू है और मुझे उस शेयर की वर्थ कैलकुलेट करनी है तो मैं इस चीज पे कैलकुलेट करूंगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्योंकि वही मिलेगा जब तक कंपनी जिंदा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे जब हम कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालेंगे तो दो एस्पेक्ट पे निकलती है, एक असेट्स एंड लायबिलिटीज के एस्पेक्ट पे जो कहलाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक वैल्यू निकलती है प्रॉफिट एस्पेक्ट पे जो कहलाती है यील्ड वैल्यू। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है और मैं दोनों निकाल के अपने तरीके से एस्टिमेट कर सकता हूं कि कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन फिर हमें बोला जाता है कि सर दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों अलग अलग आ रही है, तो दोनों में से किस पे रिलाई किया जाए, तो हम बोलते हैं कि चलो एक काम करो, दोनों पे रिलाई मत करो, इन दोनों का एवरेज ले लो और उस एवरेज प्राइस को हम बोलते हैं कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू। कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू। तो हमें यहां पे तीन प्राइसेस कैलकुलेट करना रहेगा, एक रहेगी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक रहेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक रहेगी हमारी बुक यील्ड वैल्यू, और थर्ड एवरेज करके हम इन दोनों का एवरेज करके सिंपल एवरेज, बिल्कुल सिंपल एवरेज, और फाइनली निकालेंगे फेयर वैल्यू। सिंपल एवरेज करना है, दोनों प्राइजेस लिया डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज। तो मेनली हमें दो ही चीज निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू, और बाद में हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। क्यों निकालनी है वो चीज समझ में आ गई। कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले सबसे पहला काम ये होता है कि मैं उसकी फेयर वैल्यू चेक करूं, मैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू देखता हूं, बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू के बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करता हूं कि यार इस कंपनी के शेयर को बुक वैल्यू तो आ रही है ये, और मार्केट में चल रही है वैल्यू ये, क्या खरीदना चाहिए। अभी मैं आपको बोलूं इस कंपनी के शेयर की जिसकी हमने ऊपर बात की, मार्केट वैल्यू 40 रुपए, इसकी बुक वैल्यू 60 रुपए चल रही है, खरीदोगे। कूद के खरीदूंगा, दौड़ के खरीदूंगा। यार जब कंपनी बंद होगी तो मुझे पता है इसकी बुक वैल्यू 60 रुपए है, कंपनी बंद होगी तो 60 रुपए तो मुझे एक शेयर के मिलने ही मिलने हैं ना। उसके सामने की असेट्स, आज की बैलेंस शीट की असेट्स की वैल्यू ये बता रही है कि आपके एक शेयर की वैल्यू 60 रुपए आ रही है। उन असेट्स के बेसिस पे एक शेयर की पर 60 रुपए कंपनी बचा रही है, तो अभी 40 में मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदूंगा। तो वहां जाके हमें हेल्प मिलता है कि बुक वैल्यू क्या आपको सपोर्ट कर रही है। हमारा यहां पर्पस है कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू कैलकुलेट करना, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू। इज इट ओके? ठीक है। अभी मैंने जो बात की वो सारी इक्विटी शेयर की बात की है।
प्रेफरेंस शेयर के केस में भी हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू। गाइज हु आर वॉचिंग ऑन दैट, ऑल यू आर वॉचिंग ऑन दैट, यदि आप लोगों को रियल टाइम पे कोई प्रॉब्लम पूछने का है, आप मुझे रियल टाइम व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, मैं यहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे डाल सकते हो रियल टाइम, आई विल रिप्लाई यू। आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए अपने, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है ग्रुप में मैसेज कर दीजिए एक बार। अब हम चलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन पे। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम नेट असेट वैल्यू भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर हैं, थोड़ा केयरफुली समझने की कोशिश करें। इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट असेट वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है, ये असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है। तो हम यहाँ पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बेसिस पे, यानी फाइनली शेयर होल्डर के हाथ में क्या आने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो भी बात किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की अभी करेंगे। प्रेफरेंस शेयर की क्यों नहीं करोगे, वो भी तो शेयर होल्डर है, उनकी भी तो वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट व्हाट दे विल गेट, जितनी उनकी फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू, वही मिलेगा उनको, तो ज्यादा से ज्यादा फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कंपनी में जो भी बचेगा वो किसके हाथ में जाने वाला है, इक्विटी शेयर्स के। तो इक्विटी शेयर्स की ही वैल्यू हमें जनरली यहां पे कैलकुलेट करने को रहेगा। तो नेट एसेट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम अलग अलग सिचुएशन समझते हैं। कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है उसको मैंने इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इक्विटी शेयर्स की, नॉट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाद में प्रेफरेंस शेयर्स की भी बात करेंगे। सेकंड, इक्विटी शेयर्स जो आपके पास हैं, उन इक्विटी शेयर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। इक्विटी शेयर्स क्या सभी एक ही तरह के होते हैं, जरूरी नहीं है सर। फेस वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। कोई 10 रुपए फेस वैल्यू का है, कोई 5 रुपए फेस वैल्यू का है, कोई 50 रुपए फेस वैल्यू का है, अलग फेस वैल्यू। और जबकि फेस वैल्यू यदि अलग है तो उनकी वैल्यूएशन भी अलग ही आएगी। जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, यदि उन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात करें तो सर बहुत क्लियर है। 100 रुपए वाले शेयर की जो बुक वैल्यू होगी वो 10 रुपए वाले शेयर की बुक वैल्यू से 10 गुना ज्यादा होगी। बहुत सी चीजें, इसमें क्या सोचना है। इफ योर फेस वैल्यू इज 10 एंड फेस वैल्यू इज 100, देन फेस वैल्यू 100 वो 10 टाइम्स है, तो उनकी बुक वैल्यू भी एग्जैक्टली 10 टाइम्स होगी। ठीक है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है सारे शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप हो। यदि शेयर्स पार्टली पेड अप है, उन पे कोई कॉल पेंडिंग चल रहा है, तो क्या वो फुल्ली पेड अप के बराबर उनकी वैल्यू होगी क्या, नहीं होगी। पार्टली पेड अप, आपने पैसा पूरा कंपनी को दिया ही नहीं है, तो जिन्होंने पूरा पैसा दिया उनके बराबर तो पैसा वापस नहीं मिलेगा ना आपको। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशंस में कुछ वेरिएशंस लाने पड़ते हैं। लेकिन उस कैलकुलेशन में जो भी वेरिएशन लाने वो बात की बात है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं नेट असेट मेथड की या नेट असेट वैल्यू की, तो हम नेट असेट कैसे कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे नेट असेट्स। नेट एसेट्स क्या होती है, नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए या तो आप लाइबिलिटी साइड से जाएंगे, असेट साइड से जाएंगे, और जहां तक मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मैं असेट प्रेफर करता हूं। लाइबिलिटी साइड से नेट एसेट क्या, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया ना, ये है। नेट एसेट क्या है, शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर फंड है वही कहलाता है नेट एसेट। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए या तो टोटल असेट में से ये लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो भी नेट एसेट आ जाएगी, या सिर्फ डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कर लूंगा जिसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस है, तो भी नेट एसेट आ जाएगी। लेकिन जब मैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू नेट एसेट निकालूंगा, या फिर इन असेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं असेट साइड से चलता हूं, अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी। तो दोनों बता रहा हूं, दोनों लिख लेते हैं। सबसे पहले नेट एसेट असेट अप्रोच। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स
एक्सेप्ट क्या छोड़ देंगे, फिक्टिशियस असेट्स को काउंट नहीं करना, एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को क्यों काउंट नहीं करना है, क्योंकि फिक्टिशियस असेट्स को बेचने से कोई भी मनी रिकवर नहीं होती। तो टोटल असेट्स लेनी है, टोटल असेट्स मतलब फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के। तो सर इंटेंजिबल को लेना है, बिल्कुल लेना है, इंटेंजिबल लेना है। क्यों, इंटेंजिबल बिक सकती है, इंटेंजिबल से कुछ ना कुछ रिकवरी तो हो सकती है। गुडविल से भी पैसा आ सकता है, यदि मैं बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो गुडविल से पैसा आएगा। मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास कॉपीराइट है, इनसे भी पैसा आएगा यदि बेचने जाऊंगा तो टोटल असेट एट रिप्लेसमेंट वैल्यू या करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू, या रिलाइजेबल वैल्यू लिख लीजिए, रिप्लेसमेंट वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब जिस प्राइस पे आप अपनी असेट्स को आज रियलाइज कर सकते हो, बेच सकते हो। आपकी बुक में बिल्डिंग है 10 करोड़, मार्केट में उसकी वैल्यू है 15 करोड़, तो आपको यहां पे 15 करोड़ रुपीस लेना है। 15 में मशीन है 1 CR की, बिक रही है 60 लाख में, तो आपको 60 लाख लेना है। डेटर्स जिनका पेमेंट करना है, डेटर्स बुक्स में 50 लाख, उनसे पेमेंट आना है, पता चला पेमेंट 40 लाख ही आएगा, तो 40 लाख ही लेना है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो यहीं पे जाना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने इसको रिलाइजेबल वैल्यू पे ले लिया, जिस प्राइस पे हमें रिकवरी होगी उस पे टोटल असेट्स लेनी है, माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। जितनी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं पूरी माइनस कर देंगे हम, जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं पूरी माइनस कर देंगे। आउटसाइडर लाइबिलिटी का मतलब जो भी करना है वो पेमेंट कर दीजिए। उस लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटी है, वट एवर इज देयर, सबको सब माइनस हो गया। ये आया नेट असेट्स, यहां आपको मिलेगा नेट असेट्स। लेकिन ये जो नेट एसेट आया, ये सारे शेयर होल्डर का नेट एसेट है। नेट एसेट का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। लेकिन मुझे तो वैल्यू किसकी निकालनी है, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो इस नेट एसेट में से प्रेफरेंस शेयर को जो पेमेंट करना है वो माइनस कर दो, उनको अलग कर दो, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एरियर ऑफ डिविडेंड। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई डिविडेंड पेंडिंग चल रहा है, पुराना चल रहा है, तो वो भी पे कर दो। कब, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी राइट होता है। प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होता है किस चीज का, कैपिटल का। यदि उनको एरियर ऑफ डिविडेंड का यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब जो पुराना डिविडेंड है वो भी उन्हें देना है। यदि उन्हें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उन्हें एरियर ऑफ डिविडेंड का भी राइट है, तो वो भी उन्हें यहां पे देना पड़ेगा। दे दिया। अब जो बचा वो है आपका नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपके पास बच गई नेट असेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये नेट असेट की जेब में, ये नेट असेट जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में, ये नेट असेट बंटेगी सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर। जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपके पास, कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है, पार्टली पेड अप है, फुली पेड अप है, कुछ भी हो, ये नेट एसेट उन सब की है, ये उनके हाथ में जाएगी, यहीं से उनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहला काम तो हमारा यही है कि हमें नेट एसेट कैलकुलेट करना है।
ठीक है, ये असेट अप्रोच थी। लाइबिलिटी अप्रोच भी देखते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा होल्ड कर लेता हूं, किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। बेटा आप लोगों की नोट ही करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। बहुत मजे हो गए अभी आप लोगों के। इट्स नेसेसरी यार, दे आर टेकिंग एट लिबर्टी। पढ़ लेंगे और फिर पढ़ते नहीं है, दो दो तीन दिन पेंडिंग रह जाते हैं। फिर लाइव का क्या मतलब है जब आप लाइव ही नहीं आ रहे हो। लाइबिलिटी साइड, बता देता हूं लेकिन कोशिश करना लाइबिलिटी अप्रोच यूज ना करें। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट लेस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स फिक्टिशियस असेट्स, वो भी माइनस करनी पड़ेंगी अब, क्योंकि वो इटसेल्फ लॉस है। ये है अप्रोच। इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, रिजर्व सरप्लसेस जो भी है बुक्स में वो ऐड करना है, फिर उनमें से आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट माइनस करना है। असेट्स हैं तो माइनस करना है। और यदि बुक्स में गुडविल नहीं थी और आपने अभी उसको वैल्यू किया है तो वैल्यूएशन इसमें आके ऐड होगा, फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसे देख के लगता है ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए हम बेटर तो है कि हम लाइबिलिटी एसेट अप्रोच ही यूज करेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। सोल्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन होगी क्या असेट की अप्रोच? नहीं बेटा, नो रजवीर, देर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन, any procedure will be specified to you. Question will ask what is the value of share, that's all. So asset approach is the best one, आप asset approach ही यूज कीजिएगा। बट रेस्ट्रिक्शन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है कि असेट्स की इंफॉर्मेशन पूरी ना दी हो आपके पास तो प्रॉब्लम हो जाता है, तब हम लाइबिलिटी अप्रोच के सहारे जाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए ये लाइबिलिटी अप्रोच रखने का है। फाइन, गुड यार, ऐसे ही व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर। साथ में आप क्वेश्चन यही पूछते रहिए। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन ग्रुप ऑल्सो, ताकि बाकी लोग भी आपके क्वेश्चन को देख लें। तो ये हो गई नेट एसेट की कैलकुलेशन, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सिंपल सा काम हो गया। अब एक कैलकुलेशन का तरीका और बता देता हूं, क्योंकि कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया जाता है और उससे नेट एसेट निकालना पड़े तो क्या करें। तो नेट एसेट निकालने का एक तरीका और लिख ही लेते हैं। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज अवेलेबल देन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस गुडविल माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो बता देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिए जाते। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, जबकि हमें नेट एसेट में सब कुछ लेना होता है।
माइनस करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस किया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस किया जाता है, लेकिन नेट एसेट में हम सारी लाइबिलिटी माइनस करते हैं। यस यस राजवीर, वी हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू प्रैक्टिस बोथ ऑफ द मैथड्स। रीजन बीइंग कि कुछ भी क्वेश्चंस में हो सकता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से निकाला हुआ है, तो मैं पूरी कैलकुलेशन क्यों करूं, सिर्फ दो चीज एडलेस कर दूं तो सीधा नेट एसेट पे जाऊंगा मैं। तो यहां से आएगी नेट एसेट, फिर प्रेफरेंस शेयर, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर का क्लेम माइनस करना पड़ेगा, यहां से आएगी नेट एसेट। इट्स क्लियर टू एवरीवन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बता दिया यहां पे हमने, क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें काम में आएगा जब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड काम में आएगा। तो वहां हमें सीखना तो है ही इंटेंजिबल असेट्स के लिए। ओके फाइन, नेक्स्ट। हेडेक शुरू हो गया, अभी तो कॉर्पोरेट शुरू हुआ है। अब वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। एक शेयर की वैल्यू क्या है, जो उनकी नेट एसेट है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। वैल्यू ऑफ शेयर इज नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन सी थी ये, प्रेफरेंस शेयर माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आ गई वैल्यू ऑफ असेट। ये हो गई वैल्यू ऑफ शेयर, बस इतना सा। लेकिन कब, जब आपके पास एक ही तरह के शेयर्स हैं, जब आप एक ही तरह के इक्विटी शेयर्स हैं और वो सारे इक्विटी शेयर्स भी फुल्ली पेड अप है, तो यहां स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, सेम फेस वैल्यू एंड फुल्ली पेड अप। ये उनके लिए जिन सबकी फेस वैल्यू सेम है, ऑल टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स आर ऑफ सेम फेस वैल्यू एंड ऑल टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो उन सब का नेट एसेट पे बराबरी का अधिकार है। बराबर बराबर बांट दिया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, सबके शेयर की वैल्यू आ गई। लेकिन अब चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। अब पहले हम बात करते हैं फुल्ली पेड अप नहीं हुए तो क्या होगा। तो नेक्स्ट, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर, सेम फेस वैल्यू बट पार्टली पेड अप। सेकेंड हेडिंग हमारा है वैल्यू पर शेयर निकालना है जब फेस वैल्यू सेम है, सभी तरह के शेयर्स का फेस वैल्यू सेम है, लेकिन वो पार्टली पेड अप है। कुछ पार्टली पेड अप हो सकते हैं, कुछ फुल्ली पेड अप हो सकते हैं। ऐसे केस में जो फुल्ली पेड अप है उनकी वैल्यू अलग निकलेगी
और जो पार्टली पेड अप है उनकी वैल्यू अलग निकलेगी। पहले लिखते हैं फुल्ली पेड अप वालों, वैल्यू पर शेयर फुल्ली पेड अप। जो फुल्ली पेड अप है उनकी वैल्यू पर शेयर क्या करें? तो हम यहां क्या करेंगे पहले समझ लेते हैं। जितने भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उन सबको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे। पार्टली पेड अप का मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई एक कॉल अभी हमने उनसे मंगवाया नहीं, हम उनसे कॉल मंगवा लेंगे और उनको भी फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर। यदि मैं उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दूं तो हम वापस ऊपर वाले तरीके पे पहुंच गए, सब फुल्ली पेड अप हो गए। तो चलो अज्यूम कर लिया कि मैंने उन्हें फुल्ली पेड पे कन्वर्ट कर दिया। क्या होगा फुल्ली पेड अप पे कन्वर्ट करने का मतलब? सबसे कॉल मंगवाएंगे और जब कॉल आएगी तो क्या नेट एसेट में कोई चेंज आएगा? सबसे हमने पार्टली पेड अप शेयर होल्डर से उनकी पेंडिंग कॉल मंगवा ली। जब मैंने पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर से उनसे फाइनल कॉल मंगवा ली है तो क्या मेरी नेट एसेट में कोई चेंज आएगा? कोई तो बोलो, क्या मेरी नेट एसेट में कोई चेंज आएगा? कैसे नहीं आएगा भाई? हाँ, कॉल मंगवाओगे तो कैश नहीं आएगी क्या? पूरा सोचना शुरू कर दो, दिमाग पे जोर डालना, सिर्फ एक तरफ मत सोचो। एक तो शेयर फुल्ली पेड अप हो गए और दूसरी तरफ से क्या मिलेगी हमें? कैश। और कैश आएगी तो वो असेट का ही पार्ट है, तो असेट का पार्ट है तो नेट एसेट बढ़ेगी नहीं क्या कैश अमाउंट से? उनकी उस कॉल अमाउंट से कैश बढ़ेगी ना, तो कैश बढ़ेगी, कॉल अमाउंट से कैश बढ़ेगी, नेट एसेट इंक्रीज हो जाएगी और बाकी सारे शेयर्स क्या मान लिए जाएंगे? फुल्ली पेड अप। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे पहले आपको लेना है नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और उसमें क्या प्लस कर दूं? कॉल जो मंगवाई जिससे नेट एसेट बढ़ेगी ना, प्लस कर देते हैं नोशनल कॉल। मंगवा नहीं रहा हूं, मान रहा हूं कि मंगवा दी, अज्यूम कर रहा हूं कि मंगवा ली। कि यदि यार ये पेंडिंग कॉल मंगवा ली जाए तो क्या होगा? सर पेंडिंग कॉल मंगवा लीजिए, शेयर पेड अप हो जाएंगे, सारे शेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे, सब फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएंगे और उनको कॉल मंगवाने से जो कॉल अमाउंट है उससे नेट एसेट इंक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, नेट एसेट में वो कॉल अमाउंट ऐड कर देते हैं। सर मंगवा नहीं रहे, कोई बात नहीं, नोशनल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मंगवा लिया, इसलिए मैंने लिख दिया नोशनल कॉल। और फिर इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, फिर इसको डिवाइड कर दो टोटल इक्विटी शेयर से। ये सारे शेयर्स अब एक कैटेगरी में आ गए, डिवाइड कर दिया, सर हो गया काम। कॉल एक्चुअली क्या मंगवाई क्या? नहीं, कॉल नहीं मंगवाई। तो जो पार्टली पेड अप थे उनकी वैल्यू फुल्ली पेड अप के बराबर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि कॉल तो मैंने मंगवाई ही नहीं, अज्यूम किया था। लेकिन अज्यूम करने से अभी जो वैल्यू निकाली इसमें तो पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये पार्टली पेड अप की वैल्यू नहीं है। मुझे पार्टली पेड अप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वैल्यू पर शेयर। फुल्ली पेड अप की तो ये वैल्यू आ गई, वो करेक्ट है। पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप की वैल्यू पर शेयर, पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप की वैल्यू कैसे निकालें? पार्टली और फुल्ली पेड अप के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉल अमाउंट, अमाउंट वापस निकाल दो, पार्टली पेड अप की वैल्यू आ गई। यस, वैल्यू पर शेयर फुल्ली पेड अप जो ऊपर आई थी माइनस नोशनल कॉल पर शेयर, ये पार्टली पेड अप की वैल्यू आ गई।
की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई बिल्कुल क्लियरली? अच्छी बात है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। मैं सेकेंड वाला पार्ट, पहले फुल्ली पेड अप की तरह कॉल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए नोशनल कॉल मंगवानी पड़ेगी। फुल्ली की जब वैल्यू आ जाएगी, पार्टली पेड अप की वैल्यू के लिए वो नोशनल कॉल पर शेयर वापस माइनस कर देंगे, तो उनकी पार्टली पेड अप की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल चाहिए पहले तो कैसे किया, कुछ कंफ्यूजन है? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप है। इक्विटी पेड अप हो गया, पार्टली पेड अप हो गया। और नेट असेट्स अवेलेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे पास, मान लीजिए नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर दिया हुआ है 6,80,000। नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर क्या हुआ है 6,80,000, ये अज्यूम कर लिया मैंने। मुझे दोनों तरह के शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फुली पेडअप की भी और पार्टली पेडअप। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पार्टली पेडअप वाले जो हैं उनसे एक नोशनल कॉल मंगवाओ। पार्टली पेडअप क्या है सर? ये वाले शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन इन्होंने 8 पेडअप ही चल रहे हैं। ये शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू है, लेकिन 8 पेडअप ही है। 8 पेडअप है मतलब 2 रुपए की कॉल बाकी है इनकी, इन पे 2 रुपए की कॉल बाकी है, मंगवा लें। यदि मैं इनसे 2 रुपए की कॉल मंगवा लेता हूं तो ये 10 रुपए का शेयर बन जाएगा अपने आप। और 10,000 शेयर पे 2 रुपए से कितना पेमेंट करेंगे ये मुझे? 20,000 रुपए पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो नोशनल कॉल कितनी बनी? यहां मैं लिख देता हूं नोशनल कॉल 10,000 शेयर्स पे 2 रुपी पर शेयर, 20,000 रुपए की नोशनल कॉल आ जाएगी। और इन दोनों को यदि प्लस कर दिया जाए तो अब आपकी नेट एसेट कितनी हो गई? 7 लाख रुपए हो गई। क्या था हमने ऊपर क्या लिखा था? नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस नोशनल कॉल। तो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 80,000, 20,000 रुपए नोशनल कॉल प्लस कर दिया, हो गया। अभी लेते हैं वैल्यू पर शेयर, कौन सी पहले निकलेगा? फुल्ली पेड अप 7 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी दोनों फुल्ली पेड अप हैं, अभी दोनों फुल्ली पेड अप हो गए क्योंकि उनकी नोशनल कॉल मैं मंगवा चुका हूं, तो बोथ आर फुल्ली पेड अप। तो टोटल 20,000 से डिवाइड होगा। अब अभी दोनों इक्वल लेवल पे आ गए, ये मान लिया मैंने। अब दोनों इक्वल लेवल पे आ गए तो ये जो 7 लाख रुपए है ये दोनों तरह के शेयर होल्डर्स में बटेंगे ना। तो 20,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, पर शेयर आपकी वैल्यू आ गई 35 रुपी पर शेयर। 35 रुपी पर शेयर, यहां तक बात समझ में आ गई? यानी हर शेयर होल्डर को 35 रुपीज मिलने चाहिए, आज कंपनी बंद होती है तो। ऑल सेट? लेकिन लेकिन सर फुल्ली पेडअप वालों को तो समझ में आता है, इनसे 2 रुपए मंगवा लिए थे क्या आपने? नहीं मंगवाए नहीं थे, अज्यूम किए थे। तो जब वापस देने जाओगे तो क्या ये 2 रुपए दोगे? नहीं देंगे ना। माना था, आ गए, मान के वैल्यू निकाल ली, दोनों शेयर होल्डर को 35-35 रुपए की वैल्यू बनती है, नीचे वाले के 2 रुपए अभी भी बाकी है, तो वो मंगवाऊं और फिर वापस दूं? इससे बढ़िया मैंने मंगवाए नहीं, अज्यूम कर लिए, वापस भी नहीं दूंगा। तो वैल्यू पर शेयर पार्टली पेड अप
वैल्यू पर शेयर पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप की वैल्यू है 30, फुल्ली पेड अप की वैल्यू है 35, और उसमें से पार्टली पेड अप वाले की नोशनल कॉल कितनी मंगवाई थी? 2 रुपए, 2 रुपए मंगवाए थे, 2 रुपए वापिस माइनस कर दो, इनकी वैल्यू है 35 पर शेयर, 33 पर शेयर। इजी, बिल्कुल सिंपल है वैल्यूएशन। अभी तक मेथड की बात कर रहा हूं, समस्या क्या आती है नेट एसेट की कैलकुलेशन में, तो अकॉर्डिंगली देखेंगे, लेकिन अभी आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। वाह सर, ग्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल ग्रेट है, बिल्कुल आराम से बढ़िया सा इजी सा हो गया ना। अभी बेटा आगे चलते, देखो ग्रेटनेस दिखाता हूं मैं अभी। नेट एसेट देखो, नेट एसेट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, नेट एसेट भी इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेक्स्ट, तीसरी सिचुएशन, नहीं 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 नहीं, अभी हमारे पास जो शेयर्स हैं उन शेयर्स की कैटेगरी अलग अलग है, मतलब फेस वैल्यू अलग अलग है। तो अभी तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे तरीका पार्ट लेके चलते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर, जिसमें डिफरेंट फेस वैल्यू बट फुल्ली पेड अप। अभी मैं वो कैटेगरी ले रहा हूं जिसमें फेस वैल्यू डिफरेंट है, फेस वैल्यू डिफरेंट है लेकिन सबके सब फुल्ली पेड अप है, फेस वैल्यू डिफरेंट है लेकिन सबके सब फुल्ली पेड अप है। अब यहां थोड़ी सी समस्या है, नेट एसेट निकाल चुका हूं, वैसे कोई समस्या नहीं, सोचोगे ना तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। नेट एसेट निकाल चुका हूं, नेट एसेट सब में बंटनी है। ऐसा समझो, एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल यूं लेता हूं, घर में धन का बंटवारा हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फैमिली के अंदर। फैमिली में प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके ले आए कि सर फैमिली की प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, सामने रख दी, अभी बांटनी है सर, किसमें? बोले सर बच्चों में बांटनी है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तीनों में बांटनी, बराबर बांट दे? नहीं सर, बच्चों में बांटनी है लेकिन उन सबकी एज अलग अलग है, या यूं कहें बच्चों में बांटनी है लेकिन उनकी सबकी फैमिली में मेंबर अलग अलग हैं, तो उनके फैमिली मेंबर के हिसाब से जिसके फैमिली मेंबर ज्यादा है उसको प्रॉपर्टी ज्यादा मिलनी चाहिए और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और जिसकी फैमिली मेंबर्स कम है उनको कम मिलनी चाहिए। ऐसा समझ लो, या यूं समझ लो एज के हिसाब से बांटनी है, एज लेते इजी है। बोले सबकी एज अलग अलग है सर, तो इस प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिजनेस की फैमिली की बनी है, जो 40 साल का हो गया उसने 40 साल इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उसने इसमें 20 साल ही कंट्रीब्यूट किया है, और जो 30 साल का उसने 30 साल कंट्रीब्यूट किया है, सबको बराबर कैसे बांट दें हम? लॉजिकल है, तो जो 40 साल जिसने काम किया उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, जो उसने 30 साल बिजनेस में काम किया उसको उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो सर कैसे बांटे तीनों में? अरे एज के रेशो में बांट दो ना, सीधा सीधा ऐसा फंडा, एज के रेशो में बांट दो, सही है, लॉजिक है बिल्कुल, एज के रेशो में बांट दो। तो यही काम मैं यहां कर देता हूं ना, नेट एसेट निकाल के ले आया, तीन कैटेगरी के शेयर्स है, मान लो 2 कैटेगरी के शेयर्स है, एक 10 रुपए फेस वाला, एक 50 रुपए फेस वैल्यू वाला, तो रेशो बना के दोनों में वो नेट एसेट बांट दो, खत्म हो गया मैटर। तो सबसे पहले नेट एसेट निकाल के उनको अलग अलग फेस वैल्यू वाले शेयर्स की कैटेगरी में नेट उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और फिर उनके लेवल पे जाके वो पर शेयर निकालते रहेंगे अपने अपने, फिर वो अपने अपने पर शेयर निकालते रहेंगे। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले स्टेप में कैलकुलेट नेट एसेट, कैलकुलेट नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अवेलेबल नेट एसेट है पहले तो वो निकाल के ले आए सर हम। अभी क्या करना है? अभी हमें बाइफ्रिकेट करना है, बांटना है, किसमें? सारी कैटेगरीज में। किस रेशो में?
जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, यानी जितनी उनकी नॉमिनल वैल्यू बनती है, पर शेयर नहीं, टोटल नॉमिनल। भाई किसी के 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए की फेस वैल्यू 1,00,000 रुपए, उसने कंट्रीब्यूट किया। कोई 5,000 शेयर है और फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो उसने 1,00,000 कंट्रीब्यूट किया। तो जिसने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके रेशो में बांट देना है। तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स different categories in the ratio of their total nominal value। किस रेशो में बांटेंगे? किस रेशो में बांटेंगे? टोटल नॉमिनल वैल्यू के रेशो में बांटेंगे भैया, पर शेयर नहीं, टोटल नॉमिनल वैल्यू के रेशो में बांट दे। तो अब हर कैटेगरी की अपनी अपनी नेट एसेट अलग अलग हो गई, सबकी कैटेगरी की नेट एसेट। फिर पर तो निकाल लेंगे उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। तो वैल्यू पर शेयर विल बी रेस्पेक्टिव शेयर इन नेट एसेट, जिसको जितना नेट एसेट का शेयर मिला डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, उनके नंबर ऑफ शेयर, उस कैटेगरी के नंबर ऑफ शेयर। ये कौन आया है? क्या बता रहा है? ठीक है, दो मिनट का ही, आई एम कंटिन्यूइंग ना, रुकना। सो ये क्लियर? अच्छा, एक और मेथड, एक और सिचुएशन, पहले वो लेता हूं फिर दोनों का कंबाइन एग्जांपल। नेक्स्ट लिखिएगा वैल्यू पर शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, और अब इसमें मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूं, डिफरेंट फेस वैल्यू, यस, डिफरेंट फेस वैल्यू एंड पार्टली पेड अप। फेस वैल्यू भी डिफरेंट है, फेस वैल्यू भी डिफरेंट है और पार्टली पेड अप भी है। अब इसमें मुझे कुछ लिखवाना नहीं है आपको, क्यों नहीं? डिफरेंट फेस वैल्यू का तरीका भी ऊपर समझा हमने, और पार्टली पेड अप का उससे पहले समझा हमने। यहां दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को कैसे जोड़ो? पहले नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालो। अब ये पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? यदि पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको फुल्ली पेड अप बनाने के लिए नोशनल कॉल मंगवा ली। नोशनल मंगवाते ही फुल्ली पेड अप हो गए, और जैसे ही वो नोशनल कॉल मंगवाते फुल्ली पेड अप हुए, वो बन गया आपका ये वाला थर्ड कैटेगरी वाला एग्जांपल कि अब सब फुल्ली पेड अप है। अब ये डिफरेंट फेस वैल्यू वाला ट्रीटमेंट कर लो, उस टोटल अमाउंट को सब में बांट दो नॉमिनल वैल्यू के रेशो में, और जब इंडिविजुअल सबकी आ जाए तो पर शेयर निकाल लो। पर शेयर निकल गई,
अब उसमें से कुछ पाटली पेडअप भी थे, उनकी नोशनल कॉल वापस माइनस कर दो। बन गया तरीका। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? अभी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, कंबाइंड दोनों कैटेगरी का एक एग्जांपल लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम। 10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 fully paid up, 10,000 equity shares of rupees 10 each, 8 paid up, 20,000 equity shares of rupees 20 each, fully paid up, and 10,000 equity shares of rupees 20 each, 15 paid up. ठीक है, नेट एसेट दे रखी है 19,30,000, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स दे रखी है 19,30,000। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अब यहां हम देख रहे हैं कि सर दो डिफरेंट फेस वैल्यू है, एक 10 रुपए और एक 20 रुपए, और पाटली पेडअप भी है। ठीक है, तो प्रोसीजर सबसे पहले क्या रहेगा? पाटली पेडअप वालों से मंगवाओ नोशनल कॉल। तो आपकी नोशनल नेट एसेट ले लेता हूं पहले मैं। यहां मेरी नेट एसेट है 19,30,000। अब इसमें मैं ऐड कर लेता हूं नोशनल कॉल। नोशनल कॉल एक तो 10,000 शेयर्स पे आएगी 2 रुपए यहां से, और एक 10,000 शेयर्स पे आएगी 5 रुपए यहां से, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरी नेट एसेट अब हो जाती है 20 लाख रुपए। ऑल सेट ना? क्लियर है ना? चलिए, यहां तक बात समझ में आई गई सभी को? अभी अभी ये नेट एसेट किस किस की है? ये चारों तरह के शेयर होल्डर की है। लेकिन इनमें अब फुल्ली पेडअप तो हो गए, पार्टली पेडअप वाला तो प्रॉब्लम दूर कर दिया हमने नोशनल कॉल मंगवा के, लेकिन अभी भी फेस वैल्यू डिफरेंट है। तो मुझे इस नेट एसेट को इन सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ले लेता हूं नॉमिनल वैल्यू। उसके लिए मैं लेता हूं इनकी नॉमिनल वैल्यू। कैटेगरी 1 क्या थी? 10,000 शेयर ऑफ 10, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 1 लाख। फिर थे 10,000 शेयर्स ऑफ 10, इसकी नॉमिनल वैल्यू भी हो गई 1 लाख। फिर 20,000 शेयर्स थे ऑफ 20, इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 4 लाख। और फिर 10,000 शेयर्स थे ऑफ 20, इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 2 लाख। सबकी नॉमिनल वैल्यू आ गई। यदि मैं इसका रेशियो बनाता हूं, मेरी टोटल कैपिटल हो गई 8 लाख। अब ये 20 लाख रुपए इन 8 लाख में डिवाइड करना है, क्या रेशियो बनेगा? होल्ड कीजिएगा।
तो अभी ये 20 लाख रुपए की नेट एसेट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको क्या मिलेगा 1/8, 1/8, 4/8, 2/8 ऐसे दे देते हैं। तो 20 लाख का 1/8, इसको भी 1/8, इसको 4/8, इसको 2/8। समझ में आ गई ना? मैंने नेट एसेट 20 लाख रुपए की नेट एसेट को इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो में, एक को 1/8, 1/8, 2/8 और 4/8 एंड 2/8। तो सबकी इंडिविजुअल नेट एसेट कैलकुलेट होके आ गई। अब पर शेयर चाहिए, तो इनको इनके नंबर ऑफ शेयर से, इसको 10,000 से, इसको भी 10,000 से, इसको 20,000 से और इसको 10,000। तो इनकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 25 रुपी, इसकी भी 25, इसकी 50 और इसकी भी आ गई 50। इनकी वैल्यू आ गई। रुको, ये दो पार्टली पेड अप भी थे, तो जो जो पार्टली पेड अप थे उनकी नोशनल कॉल उसमें से माइनस कर दो, इसमें से 2 रुपए, इसमें से 5 रुपए। तो फाइनली वैल्यू पर शेयर विल बी 25, 23, 50 एंड 45। बताइए कितना आसान था। Valuation of share net asset method intrinsic value, all 4 different situations are completed here. Done? चलिए एक बार इसको आराम से देख लीजिएगा, वापस अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे यील्ड मेथड पे, कि यील्ड मेथड में किस तरह से वैल्यू पर शेयर निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम नेट असेट और यील्ड मेथड के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि एक्चुअली हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। ओके, चलिए कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। मैसेज, ये पूरी इंट्रिंसिक अप्रोच।